टुपर वन का नानू खरगोश चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। वैसे तो स्कूल भी जाता था, पर स्कूल में आकर वो चाट पकौड़ी बेचने का काम करता था, क्योंकि उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। नानू के पिता दानू राजा शेर सिंह के यहाँ सफाई कर्मचारी थे। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ डिब्बी के इलाज का बहुत खर्चा बताया था। बस उसी खर्चे का इंतजाम करने के लिए नानू ये ठेला लगाता था। आओ आओ, नानू की बढ़िया चाट खाओ। इसकी रेसिपी मेरी प्यारी माँ की है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नानू के साथ पढ़ने वाले सहपाठी जब वहां से गुजरते तो कुछ उसे देखते तो कुछ चाट पकौड़ी भी खाते, पर लल्लू सियार उसका और उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करता था। भाई वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। पढ़ते भी हो, बिजनेस भी करते हो, बिजनेसमैन स्टूडेंट। हाँ, ये बात दूसरी है कि इसके बाद भी तुम्हारे घर के हाल फटे हाल ही हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिजनेसमैन स्टूडेंट। बेचारा नानू चुपचाप बर्दाश्त करके रह जाता। अरे, इससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। एक तो मैं इसे लड़ नहीं सकता, दूसरे झगड़े में फंस गया तो अपने घर वालों की मदद कैसे करूंगा। एक दिन डब्बू लंगूर की बर्थडे पार्टी थी। उसने अपने सभी सहपाठियों को अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया। क्योंकि नानू भी उसकी क्लास में पढ़ता था तो उसने नानू को भी बुलाया। नानू खुशी खुशी पार्टी में पहुंचा, पर लल्लू सियार ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लो भाई, आ गए बिजनेसमैन स्टूडेंट। आओ आओ नानू जी, मिलो भाई, मिलो, सब मिलो इन बिजनेसमैन स्टूडेंट से। बिजनेस करते हैं पर औकात इतनी भी नहीं कि एक साइकिल भी खरीद सकें। सभी को नानू का मजाक उड़ाते देख टिमसी चूहिया को गुस्सा आया और उसने सबको डांटते हुए कहा, कितनी बुरी बात है लल्लू। एक तो तुम अपने घर वालों के पैसे उड़ाते रहते हो और ऊपर से मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हो। मैं और नानू जैसे बच्चे जो अपने माँ बाप की मदद करते हैं, उनका सम्मान करने की जगह उनकी बेइज्जती करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टिमसी भी अपने घर वालों की मदद करने के लिए स्कूल के बाद तांगा चलाती थी। उसकी बात डब्बू को सही लगी। डब्बू ने आगे बढ़कर कहा, देखो भाई, टिमसी सही कह रही है। हमें मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई एम सॉरी नानू, आओ पार्टी शुरू करें। पार्टी में सभी की पसंद की चीजें थीं और ढेर सारी थीं, सो सभी ने पेट भरकर खाया। नानू को पता नहीं क्या हुआ था। वो बार बार प्लेट में खाना डाले जा रहा था और खाए जा रहा था। टिमसी ने उसे इस तरह बेतहाशा खाते हुए देखा तो समझ गई कि नानू को अपना अपमान बुरा लगा है और वो नर्वसनेस में खाए ही जा रहा है और बस खाए ही जा रहा है। पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने अपने घर के लिए निकले, पर नानू जैसे ही बाहर निकला उसे उल्टियां शुरू हो गईं। टिमसी ने ये देखा तो वो समझ गई कि नानू को मदद की जरूरत है। अरे अरे नानू, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। जिस तरह तुम खाए जा रहे थे उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। टिमसी ने उसे अपने तांगे में बैठाया और उसके घर पर छोड़कर आई। अगले दिन स्कूल से आते हुए टिमसी की नजर सुजान गधे की किताबों की दुकान पर पड़ी। वहाँ कुछ गेम्स भी लटके हुए थे, लूडो, सांप सीढ़ी और बिजनेस। टिमसी ने बिजनेस गेम खरीदा और चल पड़ी। नानू रोज की तरह स्कूल से आने के बाद अपना चाट पकौड़ी का ठेला लगाकर खड़ा था। टिमसी गेम लेकर उसके पास पहुंची। हेलो नानू, कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ टिमसी, तुम्हें थैंक यू बोलना है। कल रात को तुमने ठीक से
घर पहुंचा दिया। अरे पागल, दोस्ती में कैसा थैंक यू? वो तो मेरा फर्ज था। ये देखो नानू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? ये गेम है, इसे बिजनेस कहते हैं। काफी जगह ये टोनोपोली के नाम से भी बिकता है। ओह, अच्छा। जैसे लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं वैसे ही है ये, पर इसमें बिजनेस खेला जाता है और खेलने वाला बिजनेसमैन बनता है। पैसे कमाता है, फैक्ट्री खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तुम इसे खेलना, तुम्हें अच्छा लगेगा ये। थैंक यू टिम्सी। टिम्सी गेम देकर जाने लगी, पर फिर पलट कर आई और नानू से बोली, नानू, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में असली इज्जत हमेशा मेहनत करने वालों की होती है। किसी का मजाक उड़ाने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। और हाँ, एक सच्चाई हमेशा याद रखो, पैसे को कभी अहमियत मत दो, क्योंकि तुम कितने भी अमीर बन जाओ, तुमसे अमीर कोई ना कोई जरूर होगा। तुम यहाँ के सबसे अमीर बन जाओगे तो पूरे वन का अमीर कोई दूसरा होगा ही, और अगर वो बन जाओगे तो दुनिया का सबसे अमीर कोई और ही होगा। टिम्सी, मैं तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त की बात हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा भी तांगा चलाने का समय हो गया है। ठीक है टिम्सी, मैं आज रात को ही ये गेम खेलूंगा। टिम्सी नानू को बाय बोलकर चली गई। टिम्सी की बातों से नानू की उदासी दूर हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद नानू अपने छोटे से कमरे में गया और टिम्सी का दिया गेम खेलने लगा। ये आए 6 और मैं पहुंचा यहाँ। ये फैक्ट्री अब मेरी, और अब ये महल भी मेरा हो गया। एक काम करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी बेच देता हूँ तो कैश मिल जाएगा। ये कहकर नानू ने खुद ही खेल के नकली नोटों की एक गड्डी निकाली और एक तरफ रख दी। अब प्रॉपर्टी भी बिक गई और कैश भी आ गया। अभी कैश को यहीं रख देता हूँ, सुबह बैंक खुलेगा तो जमा कर दूंगा। टिम्सी का गेम नानू को सचमुच अच्छा लग रहा था। उसने गेम को वहीं छोड़ा और सोने चला गया। सुबह नानू जब स्कूल के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने गेम पर रात के रखे नोट उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। गेम के वो नकली नोट असली नोट बने हुए थे। कल जहां गधे की तस्वीर थी, वहीं आज राजा शेर सिंह की तस्वीर बनी हुई थी। हैं? ये क्या? ये असली नोट कैसे बन गए? नानू वो नोट लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। पापा, ये देखो। ये क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? सच सच बताना। नानू ने सारी बात सच सच बता दी। ठीक है बेटा, लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने का रास्ता निकाला है, पर ये बात तुम किसी से कहना मत। नानू ने पापा को प्रॉमिस किया कि वो ये बात अपने तक ही रखेगा। डॉक्टर वानर ने नानू की माँ का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में नानू की माँ ठीक भी हो गई। पैसा आने पर अक्ल भी काम करने लगती है, सो नानू के पापा ने भी एक दुकान खरीद ली जिसमें वो चाट पकौड़ी के साथ मिठाई भी बेचने लगे। साथ ही उन्होंने एक बढ़िया घर भी बनवा लिया। ये लो नानू। ये क्या है? ये नया आईफोन है, मैंने तुम्हारे लिए मधुर वन के साथ वाले शहर से मंगवाया है। पूरे स्कूल में नानू ही अकेला था जिसके पास आईफोन था। अब तो स्कूल में नानू की शान कुछ अलग ही थी। उसे चिढ़ाने वाला लल्लू सियार अब उसे देखता तो खिसियानी हंसी हंसने लगता। अरे वाह, आज तो जच रहे हो नानू। हाँ, छुट्टी हो गई, चलो घर चले। हाँ, चलो। तुम अपनी कार में चलो, मुझे तो पैदल ही जाना है। मेरी साइकिल आज सुबह ही खराब हो गई थी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ
मेरी कार में चलो। क्या तुम्हारी कार में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना। नानू ने लल्लू सियार को अपनी कार में बैठाया और कार चलाते हुए उससे बातें करने लगा। यार नानू, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मुझे अपनी कार में बैठाया। अरे लालू भाई, ऐसी बातें तो चलती ही रहती हैं। एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी दोस्त होते हैं, गुरु भाई होते हैं। उन्हें पूरी उम्र एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लो, तुम्हारा घर आ गया। लल्लू ने नानू को थैंक यू बोला और अपने घर चला गया। रात को नानू फिर से बिजनेस गेम खेलने बैठा। ये आया 6, फिर से 6 और एक बार 6, पूरे 18। अब देखते हैं 18 कदम पर क्या है। नानू ने 18 घर चले तो वहाँ एक मंदिर था। अरे वाह, जब से मैं गेम खेल रहा हूँ आज पहली बार मंदिर पर पहुँचा हूँ। लगता है मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो इसी मंदिर के आशीर्वाद से हैं। जय हो मंदिर के देवी देवता। ये कहकर जैसे ही नानू ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक मंदिर की घंटियां बजने की आवाज हुई। नानू ने आंखें खोली तो सामने लक्ष्मी जी और विष्णु जी खड़े थे। अरे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नानू। माँ, मेरी ये मदद अभी तक आप ही ने की है ना? हाँ नानू, ईश्वर जीवन में एक बार सभी की मदद करते हैं, पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर उसे गंवा देते हैं। तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने समझदारी से काम लिया, इसीलिए आज वो संपन्न है। अब तुम्हें और मदद की जरूरत नहीं। आगे तुम अपनी मेहनत से बढ़ सकते हो। जी माँ, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान में रखूंगा। अगली सुबह नानू ने उठकर जब गेम पर पड़े नोटों को देखा तो उन पर गधे की ही तस्वीर बनी हुई थी। तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। अब मैं राजा शेर सिंह की तस्वीर वाले असली नोट अपनी मेहनत से कमाऊंगा। ये कहते हुए नानू ने नकली नोट हवा में उड़ा दिए। ये कहानी मोती नगर गांव की है, जहां प्रताप अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। ये दोनों पति पत्नी अकेले ही जीवन यापन कर रहे थे। प्रताप और सुनीता की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी इस बात से हमेशा परेशान रहते। दोनों ने ही कई तरह के इलाज कराए, कई तरह के नुस्खे अपना लिए, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। एक दिन सुनीता और प्रताप कार में बैठकर रात के समय अपने गांव में आ रहे थे कि तभी। अरे प्रताप, ये सड़क कितनी सुनसान है। यहाँ तो एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रताप। अरे डरो मत सुनीता, बस कुछ ही समय में हम अपने गांव पहुंचने वाले हैं। तभी प्रताप को सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। ये देखकर प्रताप ने कार रोक ली। अरे, इतना बड़ा पत्थर, ये अचानक सड़क पर कैसे आ गया? सुनीता, मैं पत्थर हटाता हूँ। प्रताप कार से उतरकर सड़क पर पत्थर हटाने लगा, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि प्रताप से अकेले से हटाया नहीं जा रहा था। ओह, ये पत्थर तो बड़ा ही भारी है, जरा सा हिल भी नहीं रहा। तभी एक छोटा सा लड़का वहां आया और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि प्रताप और सुनीता के तो होश उड़ गए। उसने अपने एक हाथ से ही उस पत्थर को चुटकियों से रास्ते से हटा दिया। अरे बेटा, ये तुमने कैसे किया? आप चिंता न करिए, अब आपका रास्ता एकदम साफ है। अब आप आराम से जाइए। अरे बेटा, कौन हो तुम और इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम समर है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरा इस संसार में अपना कोई नहीं है। मैं कई सालों से इसी जगह पर रह रहा हूँ।
लेकिन आज तक किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। समर बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ अचानक इतने लंबे कैसे हो गए और तुमने अकेले ही इतना भारी पत्थर बीच से हटा दिया? ये कैसे किया तुमने? जी वो मैं वो क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ क्या बात है। वो मैंने अपने जादू से किया था। असल में मैं एक जादुई लंबे हाथ वाला बच्चा हूँ। मैं हर किसी को अपने इस जादू के बारे में बताने से डरता हूँ। पता नहीं कौन सा इंसान कैसा हो और वो मेरे साथ कोई गलत सलूक ना कर बैठे, इसलिए मैं ये बात हर किसी से नहीं कहता। क्या तुम जादुई बच्चे हो? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी समर ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और वो दोनों हाथ जादू से आसमान की तरफ बढ़ने लगे। देखिए, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं एक जादुई लंबे हाथ वाला बच्चा हूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें विश्वास हो गया। समर बेटा, तुम्हारे पास ये जादू है और इस जादू से तुम लोगों की मदद करते हो। ये बात सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखकर लगता है कि तुम बड़े ही नेक दिल बच्चे हो। अब क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? हम कई सालों से संतान के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई। अगर तुम हमारे जीवन में आ जाओगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या सच आप मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझे सहारा देना चाहते हैं? मुझे आपको अपने माता पिता बनाकर बड़ी ही खुशी होगी। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। तो चलो, ये तय रहा कि अब से हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम हमारे बेटे हो। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। इस तरह तीनों कार में बैठकर अपने घर आ गए। प्रताप, हम कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमें इतना प्यारा बेटा मिला। शायद इसी दिन के लिए अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला था। शायद इसी बच्चे के आने का हमारे जीवन में लिखा हुआ था। हाँ सुनीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद ये बच्चे का हमारे भाग्य में आना ही लिखा था। पर एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना सुनीता, कि इस जादुई लंबे हाथ वाले बच्चे के बारे में किसी को भी पता ना चले। अरे प्रताप, सुबह जब अपने आस पड़ोस वाले इस बच्चे को अपने घर में देखेंगे तो लोग तो हमसे इसके बारे में सवाल ही करेंगे ना, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे कह देना कि हमने ये बच्चा अनाथ आश्रम से गोद लिया है और अब ये हमारी संतान है। हाँ, चलो अब सोते हैं, रात काफी हो गई है। अगले दिन सुबह समर जल्दी जाग गया। वो घर के आंगन में बैठा हुआ था। घर के आंगन में एक आम का पेड़ था जिस पर कच्चे आम लगे हुए थे। ये देखकर समर के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने जादुई लंबे हाथ बढ़ाए और आम तोड़ लिए। तभी सुनीता की पड़ोसन नीलम अपने घर के आंगन से ये सब देख लेती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये बच्चे के हाथ इतने लंबे कैसे हैं? ओए बाबा, क्या है ये? अरे महेश, कहाँ हो तुम? हाँ बताओ, क्या है नीलम? अरे वो बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं सुनीता बहन के आंगन में बैठा था। अरे कौन सा बच्चा? कहाँ है बच्चा? अरे उनके घर में कहाँ है बच्चा? उनके कोई औलाद तो है नहीं। अरे महेश, मैंने अभी देखा था कि सुनीता बहन के घर के आंगन में एक बच्चा बैठा हुआ था जिसके दोनों हाथ इस आम के पेड़ से भी बड़े थे और वो अपने बड़े बड़े हाथों से इस पेड़ के आम तोड़ रहा था। अरे पागल हो गई हो क्या? कोई इतना छोटा सा बच्चा इतने ऊंचे आम के पेड़ से आम तोड़ सकता है क्या? क्या जागते जागते भी सपना देख रही हो तुम? सवेरे सवेरे दिमाग खराब करके रख दिया तुमने, हैं? अरे मेरी बात का विश्वास तो करो महेश, ये मैं बातें नहीं बना रही हूँ। तुम तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है उस बच्चे को। आखिर वो बच्चा था कौन? नीलम ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक गांव में भगदड़ मच गई। गांव के एक सूखे गहरे कुएं में नीलम और महेश का छोटा सा बच्चा गिर गया था। सभी गांव वाले उस कुएं के पास खड़े थे। जब ये बात प्रताप और सुनीता को पता चली
तो समर, प्रताप और सुनीता तीनों दौड़ते हुए उस गांव के सूखे कुएं के पास आए। अरे क्या हुआ नीलम बहन, तुम्हारा बच्चा कुएं में कैसे गिर गया? देखिए ना सुनीता बहन, पता नहीं कैसे मेरा बच्चा अजय इस सूखे कुएं में गिर गया है। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ और कोई तो मेरे बच्चे को इस कुएं से बाहर निकालो। सारे गांव वाले परेशान खड़े थे कि आखिर अजय को इतने गहरे कुएं से कौन बाहर निकालेगा। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बच्चे को इस कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। तभी समर ने अपने जादुई हाथ लंबे किए और उस कुएं में डाल दिए। ये देखकर वहां खड़े सारे गांव वाले हक्का बक्का रह गए। अपनी आंखों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और देखते ही देखते समर ने अपने जादुई हाथों से अजय को बाहर निकाल दिया। ये देखकर सारे गांव वाले खुश हो गए। मेरा बच्चा अजय, अजय मेरा बच्चा। नीलम और महेश अजय को गले लगाकर खूब रोए। सारे गांव वाले समर के इस काम से बहुत खुश हुए और साथ ही में हैरान भी हुए कि आखिर इतना छोटा बच्चा और उसके इतने लंबे हाथ कैसे हो गए। सुनीता और प्रताप ने सारे गांव वालों को समर और उसके जादुई लंबे हाथों के बारे में बताया। उस दिन से समर उस गांव का हीरो बन गया और गांव की हर समस्या को चुटकियों में ठीक करने लगा। उस दिन से पूरा गांव समर का दीवाना हो चुका था। इस तरह एक जादुई लंबे हाथ वाले बच्चे ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। बरसात का मौसम करीब आ चुका था। शिकारपुर में सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया था ताकि बारिश में उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी गांव में मोहित अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। मोहित अनाथ था और इसीलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। एक दिन सुबह वो अपने काम पर जा रहा था कि उसकी मां बोली, मोहित बेटा, अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। ऊपर से हमारा ये घर कितना टूटा फूटा है। बेटा, किसी दिन जोर की हवा चल गई तो ये लकड़ी की छत उड़ जाएगी। बेटा, अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो अपने इस घर की मरम्मत करवा ले। अरे माँ, कुछ महीनों पहले ही तो मैंने छत बदलवाई थी। आप चिंता क्यों करती हो? बारिश के पानी से इस छत को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। इतना कहकर मोहित घर से निकल गया। आज उसे काम में काफी रात हो गई और इधर अचानक मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। रास्ते में उसे ना तो कोई गाड़ी मिली ना रिक्शा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में कड़कड़ाती बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ये देखकर मोहित सड़क के किनारे एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। ओफो, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं। क्या करूं अब? घर में माँ भी अकेली है। इधर मोहित की माँ अपने बेटे के आने की राह देख रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और अब तक मेरा बेटा नहीं आया। उसके पास तो कोई छाता भी नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तेज हवा से तभी सुजाता के घर की छत भी उड़ गई। सुजाता के पूरे घर में पानी भर गया। सुजाता एक और कोने में बैठ गई और बारिश के पानी में भीगने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? छत उड़ गई। अब तो घर में पानी पानी भर जाएगा। अरे मोहित बेटा, कहाँ हो तुम? इधर मोहित जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, अचानक तेज हवा से वो पेड़ भी टूटकर जमीन पर गिर गया। तेजी से हटकर मोहित ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक काले रंग का छाता मोहित के पैर के पास आकर गिरा। अरे अरे ये छाता कैसा है? किसका छाता है ये? और ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? मोहित ने अपने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं दिखा।
बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। मोहित से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मोहित ने बड़ी मुश्किल से उस छाते को अपने हाथ में उठाया। चलो अच्छा है, इस छाते के सहारे मैं कम से कम घर तो चला जाऊंगा, लेकिन इतनी तेज हवा में ये छाता भी कैसे टिका रहेगा। चलो कोशिश करके देखता हूं। मोहित ने जैसे ही उस छाते को खोला और अपने हाथ में लेकर उसे सर के ऊपर रखा, तभी मोहित के सारे गीले कपड़े अचानक से सूख गए और उस छाते में ना तो पानी लग रहा था और न ही हवा लग रही थी। ये देखकर मोहित को बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे ये क्या हुआ? ये मेरे गीले कपड़े अचानक सूख कैसे गए? और अब मुझे इतनी तेज हवा भी नहीं लग रही है। हाँ, ये क्या हुआ? ये छाता तो बड़ा ही कमाल का छाता है। मोहित उस छाते के सहारे रास्ते से पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसे एक बहुत गहरा गड्ढा मिला, जिसमें सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ था और आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। हाँ, हे भगवान, यहाँ तो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, बहुत पानी भरा हुआ है। मैं जाऊं तो कहीं डूब न जाऊं। अब क्या करूं? मोहित अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसका छाता उसे लेकर हवा में उड़ने लगा। हाँ, 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 अरे 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 मैं हवा में कैसे उड़ा? हाँ, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? हाँ। मोहित पसीने पसीने हुए जा रहा था कि तभी उसे छाते की आवाज सुनाई दी। मोहित, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ हवा में उड़ रहे हो। कौन बोल रही है? मैं यही जादुई छाता बोल रहा हूं मोहित, जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। छाता? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं मोहित। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। बस मुझे अपना दोस्त समझो। मोहित ने घबराकर उस जादुई छाते को अपने हाथ से जमीन पर फेंक दिया। क्या ये छाता बातें कैसे कर रहा है? अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से। मोहित तेजी से सड़क पर भागते हुए अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो जादुई छाता उड़ते हुए मोहित के सर के ऊपर उसके साथ साथ भाग रहा था। अरे ये छाता मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? और ये हवा में अपने आप कैसे उड़ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? भगवान, बचा ले मुझे इस छाते से, हे भगवान। मोहित बड़ी तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा, पर उस जादुई छाते ने मोहित को जरा भी गीला नहीं होने दिया। माँ ने जैसे ही मोहित को देखा। क्या हुआ मोहित, इतना घबरा क्यों रहे हो? वो माँ वो छाता। अरे ये छाता अपने आप घर में कैसे आ गया? तभी वो जादुई छाता एक विशाल छाता बन गया और मोहित के घर को ढक लिया, जिसके बाद घर में एक बूंद बारिश का पानी नहीं आया और घर का सारा पानी भी अपने आप सूख गया। मोहित बेटा, ये सब क्या है? अरे माँ, मुझे खुद नहीं पता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये छाता बातें करता है माँ, और अपने आप हवा में उड़ता है। ये पीछे पीछे भागकर यहाँ तक आ गया और अब देखो ये छत भी बन गया। ये सब कैसे हो रहा है माँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों की परेशानी दूर करने आया हूँ।
तभी वो जादुई छाता ऊपर से नीचे आ गया और उसने अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को मजबूत बना दिया। हाँ हाँ, माँ देखो हमारा घर बदल गया। हाँ, इसकी छत भी पक्की हो गई माँ, और दीवारें भी बन गई। हाँ, अरे वाह, तुम तो सच में एक जादू चाहते हो। हाँ। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हो गया। माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, वरना किसी ने इस जादुई छाते को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मोहित जब बाहर आया तो उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। वो घर पहले की ही तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर मोहित ने घर का दरवाजा अंदर जाकर बंद कर लिया। अरे वाह जादुई छाते, हमारा घर तो बाहर से पहले की ही तरह दिखाई दे रहा है, और ये अंदर से कितना मजबूत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए मोहित कि अगर मैं इस घर की दीवारें बाहर से भी मजबूत कर देता तो इस गांव के लोग ये देखकर अचंभे में आ जाते और सब यही सोचते कि अचानक ये झोपड़ी एक ही रात में एक पक्का घर में कैसे तब्दील हो गई। लोगों को शक न हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जादुई छाते की ये बात सुनकर मोहित और उसकी मां दोनों बहुत खुश हो गए। जादुई छाते की वजह से मोहित का घर अब बारिश में पक्का हो चुका था और वो दोनों अब एक सुखी जीवन बिताने लगे।